नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, यानी मदद, वेरी गुड मॉर्निंग टू कनाडा एंड वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बहुत बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स सब सुखशल होंगे। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और उन लोगों को आपके साथ जोड़ने के लिए जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम स्थापित कर चुके हैं और हमारे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग जो एक एस्पेक्ट है जिंदगी का, जिसको कहते हैं फिल्म्स, टीवी शोज, वो सब लेकर आते हैं। कई प्रोग्राम्स में हमने आपसे बातचीत की और उन लोगों को यहाँ कनाडा लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की। ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ सब जगह इन लोगों को मैंने आपके साथ जोड़ने की कोशिश करी। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं समीर इकबाल पटेल साहब। उन्होंने हमारे साथ बहुत लोगों को जोड़ा और उनकी दोस्ती है कि हम और नए लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं और आपको उनके साथ जोड़ते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया है आप तक पहुंचाते हैं। अगेन, ये जो शो है ये सिर्फ बहस नहीं है, हंगामा नहीं है, तमाशा नहीं है। ये प्रोग्राम है आपकी आवाज़ का, आपके जज्बात के साथ साथ मुद्दों का, और उसमें जज्बात जहाँ पे बात आती है वहाँ बात है एंटरटेनमेंट। और एक जो बहुत ही बढ़िया डायलॉग है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उस पर हम लोग भी काम करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें इस इंडस्ट्री के बारे में बताई जाए और अच्छे लोगों को आपके साथ जोड़ा जाए। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर जुड़ रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म्स और टीवी शोज हमारे लिए प्रस्तुत किए, बनाए। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने अरशद खान साहब का। अरशद जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, कनाडा एंड इंडिया। अमृत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मैं और समीर भाई का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मैं भी अदा करना चाहूँगा आपका और समीर साहब का। जी अर्शद साहब, उन्होंने आपको बुलाया। जी जी अर्शद साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन वालिदैन का, उन पेरेंट्स का जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, और आपके भी फादर साहब यूनुस परवेज साहब, एक जाना माना नाम फिल्म इंडस्ट्री का। उन्होंने हमारे को बहुत फिल्में दी और उनकी अभिनय की तारीफ दुनिया करती है। और आज आप जो भी हैं, मैं ये कह सकता हूँ फख्र से कि आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि आपकी इस कामयाबी के पीछे आपके फादर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मेरे फादर यहाँ फिल्मों में एज एन एक्टर इस्टेब्लिश हो चुके थे जब मैं आया, तो बड़ा नाम था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोर देन 400 फिल्म्स की उन्होंने। तो जाहिर सा जब मैं यहाँ आया और मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इंडस्ट्री में आऊँ और अपने एक जगह, एक मुकाम, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जाहिर सी बात है, फादर थे, उनका घर था रहने के लिए, तो मेरा ही घर था वो। और एक सपोर्ट तो था कि हमको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो बहुत सारे लोग करते हैं या जो उन्होंने किया। मेरे सब कुछ था। जी जी बिल्कुल, का बहुत बड़ा मुकाम है। 2-3 हिस्सों में मैं अपनी बातचीत को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और पहले हिस्से में मैं बात करूँगा आपके बचपन की और जो चीज़ें आपने एज अ किड अपने फादर साहब के साथ देखी। फिर हम बात करेंगे आपके काम की। मेन चीज़ हम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। बचपन कहाँ से बीता, कहाँ पे आपकी पैदाइश हुई और कैसे आप जब उस लायक हुए कि जहाँ समझ में आया कि ये फिल्म्स क्या होती हैं और पर्दा क्या है, और आपने फादर साहब को अपने काम करते हुए देखा। थोड़ा सा वो किस्से हमारे साथ ज़रा शेयर कीजिए। मैं चुप रहूँगा और आपसे मैं सुनूँगा। मैं एक्चुअली, मेरी पैदाइश जो थी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में,
क्या है बात ईस्टर्न यूपी में, वहाँ मेरी जी, पैदाइश हुई। जी, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन बनारस, वाराणसी, जी, जो बहुत मशहूर शहर है, एक तीर्थ स्थान है, जी, तो वहाँ पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। जी, और वहाँ से मेरे दिमाग में आने लगा, मेरे फादर मुझसे आया करते थे जब हम वहाँ पे हम लोग साथ होते थे, जी, या मैं आया करता था बॉम्बे, मेरे दादा मुझे लेके आया करते थे। तो जी, फादर उस वक्त जाहिर सी बात है थोड़ा सा बिगिनिंग के स्टेज में वो उन्होंने स्ट्रगल वगैरह किया, तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ पाए, वहीं रहे। जी, तो आते थे तो मेरे दिमाग में आता रहा, क्या लोग देख रहे हैं उनको, पहचान रहे हैं उनको, और वो सारी चीजें देख के मुझे भी थोड़ा सा एक होता ना ग्लैमर का वो एहसास होता था, और मुझे लगता था मैं इनका बेटा हूँ। फिर मैं जब थोड़ा सा मैच्योर होता गया, वहां से मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, एमयू, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने कुछ प्लेस करने शुरू किए जिसमें मैं एक्टिंग भी करता था, डायरेक्ट भी करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, इस मीडियम से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो अलीगढ़ से मैं सीधे फिर जो है बॉम्बे आया। उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, अभी मुंबई है। और नो डाउट के रहने के लिए, जैसा बताया, मेरा घर था। जी। तो ये ऐसा होते हुए मैं यहाँ असिस्टेंट लगा, असिस्टेंट डायरेक्टर रहा मैं, फोर्थ असिस्टेंट लगा। फिर उसके बाद चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना, एसोसिएट डायरेक्टर, एंड उसके बाद मैं डायरेक्टर बना। अच्छा साहब, हम फास्ट फॉरवर्ड में चले गए, कुछ चीजें मेरी मिस हो गई वहां पर। हम लोग हाँ जी, ठीक तो फ्लैशबैक में आप आते हैं, इतनी बातें जी, बची तो फ्लैशबैक में आते हैं। आप जी, वाराणसी में बड़े हो रहे हैं और फादर साहब आपके मुंबई में हैं, तो कभी मुंबई आने जाने का उस समय मौका मिलता था, आके देखने को मिलता था कि क्या फिल्म की जी, शूटिंग चल रही है, सेट पे जाना मिलता था? जी, जी। जब मैं आता था तो पापा की जो फ़िल्मों की शूटिंग हो रही होती थी, जी, मैं उनके साथ जाता था। मैं देखता था, उस माहौल को देखता था, और नो डाउट कि वो माहौल मुझे खींचता था, बुलाता था कि यहाँ तुम्हें आना है, यहाँ तुम आओ, कहाँ हो तुम? तो मैं फिर भी मैं चाहता था और मैं चाहता था कि मेरी एजुकेशन मैं कंप्लीट करके ही आऊँ, क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे कि एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या तो बात है! वो तो चाहते थे कि मैं मास्टर्स भी करूँ। पर अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि मैं जो बनना चाहता हूँ, वो पीएचडी करना पड़ता है। 4-5 साल मुझे जो है अपना वक़्त देना पड़ेगा इस टेक्नीक को सीखने के लिए, इस लाइन को सीखने के लिए, किस तरह से साहब डायलॉग्स लिखे जाते हैं, किस तरह से स्टोरी बनाई जाती है, किस तरह से स्क्रीन प्ले किया जाता है, क्या डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन में जो शॉट टेकिंग ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या अहम होता है, आप ट्रॉली जब चलाते हैं, आप परफॉर्मेंस कैसे कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखी, तो मुझे लगा कि मुझे 4-5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, जो उस वक़्त लगा करता था। मैं आता था तो पापा के साथ हमेशा मैं शूट पे जाया करता, उनके साथ पूरे दिन जाके बैठा था, देखता रहता था। ये एक आपने बहुत बड़ी बात की कि पहली चीज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जी, ये जी। बहुत बड़ी बात है यूनिस साहब की, और उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी उतनी ज़रूरी है जितना जी। बाकी कुछ, अगर हम एक साइड में रखते हैं। लेकिन फिर भी उस समय माँ बाप की बात करता हूँ कि उनमें एक ये जज्बा होता था कि नहीं, मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या वकील बने, ताकि फिल्मों का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है। कुछ बड़े बड़े कलाकारों के मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड होके, बिकॉज ये आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि हमारी जो ये लाइन है काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लाइन है। यहाँ पे बहुत जल्दी बिल्कुल। लोग हिम्मत हार जाते हैं, या जी। ऊपर बनने के चक्कर में एक साइड ट्रैक पे चल पड़ते हैं और अपने आप को खो देते हैं। बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हमारे बिल्कुल, इंडस्ट्री में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सुसाइड्स हुए, यंग बच्चों के सुसाइड्स हुए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उस समय यूनिस साहब ने कभी आपको ये नहीं कहा कि नहीं बेटा, आपका रुझान मैं देख रहा हूँ कि फिल्मों की तरफ जा रहा है, लेकिन ठीक है एजुकेशन कर रहे हो, क्या आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए? कभी ऐसा कुछ मामला सामने आया वहां पर? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। वो नहीं चाहते तो फ़िल्मों में आऊँ। अच्छा, उन्होंने फ़िल्मों के स्ट्रगल, फ़िल्मों के हालात देखे थे, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो फिर ज़िंदगी क्या? तो वो बिल्कुल ये चाहते थे कि मैं फ़िल्मों में ना आऊँ, मैं और फर्दर स्टडीज़ करूँ, जॉब करूँ, और वो जॉब में बिल्कुल चाहते थे कि वो हेल्प करेंगे। और यहाँ आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी समझाया, बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ तक कि बहुत क्लोज़ थे सुनील दत्त साहब के। सुनील दत्त साहब ने उस ज़माने में बोले, "बेटे तुम्हें मैं अच्छी जॉब दिलवा देता हूँ, फ़ॉरेन में जी, जाना चाहो, यहाँ जाना चाहो।" जी, बट मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मुझे डायरेक्टर बनना है, और मैं 1 साल तक फादर जो है कोशिश करते रहे कि मैं यहाँ काम ना करूँ, मतलब फ़िल्मों में। जी, फ़िल्मों में, बाकी और सब लाइन में कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा था, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने यहाँ पे। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे तो बनना है। फिर फाइनली जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई, जब यही करना है तो मैं कुछ असिस्टेंट्स वगैरह करता था, मेरे कुछ दोस्त थे फ़िल्में बना रहे थे।
मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ। फिर उन्होंने बात किया हमारे वो रमेश तलवार साहब जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि जो दीवार और त्रिशूल में चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे यशोपा साहब के, जी। उनसे बात किया कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा तुम्हारे से सीखे। तो वहां मैंने काम शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे ऑफर आ गया राजीव राय के यहाँ से त्रिदेव एंड विश्वात्मा। फिर वहां मैंने एसोसिएट डायरेक्टर ज्वाइन किया। तो यहाँ से जिंदगी की शुरुआत हो गई। तो फादर भी चुप हो गए, चलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या बात है। अच्छा साहब, बहुत बड़े बड़े नाम आपने अभी लिए, रमेश तलवार जी और बाकी लोग, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप हमेशा बोल रहे हैं कि मैंने सीखा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अरशद साहब, क्योंकि सीख के जो इंसान काम करता है और बिना सीखे जो इंसान काम करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल से आपके फादर साहब का रुतबा ये था कि अगर वो चाहते या अगर आप चाहते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके बिना काम सीखे भी आपको काम मिल सकता था। लेकिन आपने ये चीज़ पहले मन में डाली और मेरे ख्याल से यूनुस साहब ने भी आपको यही सपोर्ट किया होगा कि बेटा पहले काम सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि आपको फॉलो करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, काम सीख के आगे बढ़ना इज द फैक्टर, और कि आप ग्रैंडफादर अपने माँ बाप का नाम लेके आ जाइए और फिर आप फिल्मों में घुस जाइए किसी भी लेवल पे और वहां से अपने आप को बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे फादर का हमेशा ये कहना था कि शॉर्टकट किसी चीज की नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चाहे एक दो वो थिएटर पे थे, दिल्ली में थिएटर करते थे, इलाहाबाद में थिएटर करते थे, यूनिवर्सिटी के ज़माने में यहाँ के इप्टा ज्वाइन किया, यहाँ भी थिएटर करते थे। यहाँ हिट होने के बाद बहुत सारी फिल्में करने के बाद भी थिएटर किया करते थे। तो ये तो ज़रूर था कि हम आ गए जिस लाइन में, आज दुनिया के कहाँ से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए। एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA करके आ रहा है। कंपटीशन बहुत है, उस वक्त भी था, आज भी है। तो आपको जो जिस चीज को आप करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको लर्न तो करना है ना, उस टेक्निक को करना है कि फिल्म बनती कैसे। और फिल्म बनाने के लिए आपको कम से कम 3-4 फिल्म बतौर असिस्टेंट रहना ही पड़ता है। एक एक चीजों को सीखना पड़ता है कि एडिटिंग क्या चीज होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे किया जाता है, इफेक्ट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, शॉट्स कैसे लिए जाते हैं, किस शॉट्स कौन सा लेंस यूज करते हैं, लाइटिंग क्या चीज होती है। हर चीज को जो है सीखना ही पड़ता है। सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, मुझे बीच में भी ऑफर आया जब मैं असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट कर रहा था, मैंने कहा नहीं, जब मैं ये सोचूंगा कि मुझे करना उसी वक्त। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मैं कर ही रहा था, त्रिदेव किया और विश्वात्मा किया। जब रमेश तलवार साहब के यहाँ के बाद मैंने राजीव राय साहब के, वो भी उसी कैंप के थे, वो भी यश चोपड़ा के असिस्टेंट हुआ करते थे और प्रोड्यूसर भी थे उनके फादर। दीवार, त्रिशूल, ये सब फिल्मों के उनके फादर प्रोड्यूसर भी थे। तो राजीव राय साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे और जब वहां से ऑफर आया तो फिर उनके यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे डायरेक्शन खुद आई है मेरे पास। क्या बात। एक्टर्स मेरे फेवर में आ गए, एक्टर्स मुझे चाहने लगे, एक्टर्स के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, सीन्स को समझा रहा हूँ, टेक्निकली भी उनके साथ देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे। तो इन नो डाउट को सीखना तो पड़ता है साहब, अगर नहीं सीखेंगे शॉर्टकट में आप नीचे गिर जाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे गिरेंगे, वो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल आपने सही कहा। अरशद साहब, और घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मेरे फादर तो रहे नहीं, 13 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी माँ है, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं इस वक्त घर में जो हमारे साथ रह रहे हैं। मैं हूँ। भाई, आपके भाई बहन? भाई तो नहीं है, बहनें हैं और अच्छा। 2 बहनें यहाँ पूना में हैं और एक बहन जो है दिल्ली में है, एक बहन जो है बिहार में बक्सर में, एक गोरखपुर में है। 5 बहनें हैं मेरी। क्या बात है, आप अकेलौते भाई, तो वाकई बहुत प्यार मिलता होगा। तो जी जी है, वो तो है। और मैं इसलिए सवाल किया कि देखिए, एक फैमिली में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सभ्याचार है, उसमें हम लोग सब इकट्ठे होकर रहते हैं, इकलौते भाई। तो कभी बहनों से या माँ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, ये कहाँ, ये पिताजी तो लगे हुए हैं या कुछ और अच्छी नौकरी कर लो, इंजीनियर बन जाओ, कभी वहां से इस तरह का आपको कोई प्रेशर आया, पीयर प्रेशर कि नहीं बेटा छोड़ो, पापा कर रहे हैं, तुम देख ही रहे हो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, तो एक अच्छी अभी जिंदगी मिल रही है, तो कभी वहां से आपके ऊपर इस तरह का दबाव आया कि उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया? बहनों ने तो सपोर्ट किया। मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी हैं, एक बहन मुझसे छोटी है, तो बहनों ने सपोर्ट किया। फादर नहीं चाहते थे मैं फिल्में करूं, तो माँ भी थोड़ा सा दबी अंदाज में दबे बात में करती थी कि कोई अच्छा जॉब कर लेते, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो वो चाहती थी।
बट उनको लगा कि बेटा यही करना चाहता है तो उन्होंने गिव अप कर दिया। ठीक है भाई, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो, जो तुम्हारी खुशी हो, कि एक ही बेटा है वो बहुत प्रेशराइज नहीं कर रही थी मुझे, और मेरे साथ ही रहती हैं। शी इज वेरी हैप्पी नाउ, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अरशद साहब ने फिल्में बनाई हैं। जो पहली फिल्म जो मेरे सामने है आदमी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब, गौतमी साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन, और हरीश जी, लेट अजीत साहब थे, परेश रावल जी, शक्ति कपूर इस फिल्म के अदर जो लोग थे इसके अंदर अभिनेता थे। उसके बाद अपने दम पर अगेन मिथुन चक्रवर्ती साहब और शिल्पा शिरोडकर को लेकर फिल्म बनाई जाने जिगर, जिसमें जैकी श्रॉफ, ममता कुलकर्णी, अयूब खान साहब थे। दादागिरी अगेन मिथुन चक्रवर्ती, अयूब खान साहब, पहली नजर का प्यार, ट्रम्प कार्ड, अब तो बन जा साजन व हमार, ये मेरे ख्याल से फिल्म है जो कि भोजपुरी में है। जंग यश फिल्म की, जिसमें पवन सिंह, मोनालिसा और अविनाश दुबे, ऐसे बहुत टीवी सीरियल, अग्निवायु, चंद्रकांता एक बहुत बड़ा फिल्म टीवी सीरियल रहा है ये। जोधा अकबर बालाजी टेलीफिल्म में जो कि ZTV पे आया, नागिन 2, कवच, कवच 2, ब्रह्म राक्षस, प्रेमा तुझा रंग कैसा, क्राइम अलर्ट एक बहुत बड़ा नाम इस समय सीरियल्स में, और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स, सैलाब, काला सूरज, काबले वाले की वापसी, ज़मीर की आवाज़, उत्तराधिकारी, मेरे मुंह से समीर ही निकलता है साहब का नाम हमेशा। ज़मीर दी आवाज़ पंजाबी था। जी जी जी। समीर ही निकल गया। समीर भाई हमेशा 24 घंटे मेरे जुबान पे रहते हैं। समीर को आप याद कर रहे हैं, समीर है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो अरशद साहब का। अगेन बहुत इजी नहीं है किसी फिल्म को बनाना, और अभी हम उनसे अरशद साहब से जानेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। अरशद साहब, मिथुन चक्रवर्ती साहब एक बहुत बड़ा नाम है और आपने उनके साथ काफ़ी फिल्में की। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मिथुन साहब को लेके ही इतनी फिल्में काहे की? मतलब कि उनसे प्यार था, या वो आपको प्यार करते थे कि नहीं यार ये जो इंसान बनाएगा दैट विल बी द बेस्ट और बहुत बढ़िया रहेगा, और वो फिल्में सारी सुपर हिट रही हैं। आदमी बहुत सुपर हिट मूवी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से शुरुआत हुई मिथुन साहब के साथ? अब ये जो आदमी फिल्म थी उसके प्रोड्यूसर थे सलीम अख्तर साहब, आफ्ताब फिल्म, जो उन्होंने फिल्म में बादी बनाई, जिगर बनाई, क्या फूल और अंगार बनाया, पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। तो उनके पास इनकी डेट्स थी मिथुन चक्रवर्ती की, और मुझे याद है कि मेरी एक फिल्म का मुहूर्त हुआ था जिसमें संजय दत्त साहब थे, करिश्मा कपूर थी। उस फिल्म का नाम था बल। पहला मुहूर्त हुआ था। कुछ डिस्प्यूट पे फिल्म आ गई तो वो शुरू नहीं हो पाई। लेकिन वो उस फिल्म के मुहूर्त पे सनी देओल साहब भी आए थे, जैकी श्रॉफ भी आए थे, नसरुद्दीन शाह भी आए थे, सुनील शेट्टी साहब भी आए थे, काफी बड़े बड़े लोग आए थे। तो काफी बड़ा नाम हुआ था उसमें। तो मुझे याद है कि मेरे फादर जो है, मेरी शादी होने वाली थी, और कुछ दिनों बाद तो सलीम साहब को कार्ड देने गए थे, क्योंकि सलीम साहब का वो काम कर रहे थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा अरशद से कहिए मुझे फोन कर ले। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि अरशद भैया मिथुन चक्रवर्ती की डेट है अक्टूबर से, और मेरी शादी थी अगस्त में, आप करना पसंद करेंगे? हमने कहा नेकी और पूछ इतने बड़े प्रोड्यूसर आप क्यों नहीं करूंगा साहब, हर कोई चाहता है आपके साथ काम करना। तो यहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी। फिर हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे, स्क्रिप्ट भी मेरा था, दैट वाज रिटन बाय मी, मतलब स्टोरी मेरी थी वो जी। और उसके बाद वहां से शुरुआत हुई जिंदगी की। तो मिथुन दा के साथ काम किया, मेरी पहली फिल्म थी। बस मिथुन दा ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहते थे उस हिसाब से काम किया उन्होंने, और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी जी। सारे एक्टर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, और उनको लगा कि मुझे काम आ रहा है, क्यों मैंने कहा ना कि सीखना बहुत जरूरी है। तो जब पहले दिन शूट किया तो मैंने पहले दिन बहुत डिफिकल्ट सीन लिया। कोर्ट का सीन था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, अजीत साहब थे, और क्या कहते हैं राकेश बेदी साहब थे, हमारे फादर यूनुस परवेज साहब थे, गौतमी थी, 200-300 का क्राउड था। तो जब डिफिकल्ट सीन लिया और पहले 2-3 शॉट्स लिए, तो मिथुन दा बाहर निकले, और मेरे फादर बैठे हुए, सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे, आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे। बोले यूनुस अच्छा है रे, बहुत कॉन्फिडेंट है तेरा बेटा। क्या तो वहां से शुरुआत हुई, और फिल्म हिट भी हुई, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। बिल्कुल। तो यहाँ से रहा, तो और बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे, मुझे कभी इस पे तकलीफ नहीं आई कभी किसी आर्टिस्ट से जिसके साथ भी काम किया मैंने। अरशद साहब, आपकी बात करते हैं, फिल्म आई आप अपने दम पर,
जिसमें मिथुन साहब, शिल्पा शिरोडकर और गोविंदा और सोनाली बेंद्रे। अब आप दो मल्टी स्टार फिल्म है और उसमें दो बहुत बड़े कलाकार हैं। एज अ डायरेक्टर मैं बस आपसे जानना चाह रहा था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तकनीकियां हैं जो एज अ व्यूअर या जो हम फिल्म देखने जाते हैं वो कभी हम जान नहीं पाते कि कैसे आप बैलेंस करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आ सकता है कि यार ये इस फिल्म में जो किरदार है या स्टोरी है वो दो लोगों की है, लेकिन मेरे शॉट थोड़े कम है, मेरे सीन थोड़े कम है या मेरे डायलॉग्स कम है। तो एज अ डायरेक्टर आप कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि दो माने हुए कलाकार गोविंदा जी और मिथुन साहब, तो कैसे एज अ डायरेक्टर आप उनको बैलेंस करके इस फिल्म को बनाया? देखिए, उस फिल्म में गोविंदा साहब गेस्ट अपीयरेंस में थे। अच्छा, छोटा सा रोल था और सोनाली बेंद्रे भी दोनों थे। और वो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप स्क्रिप्ट लेवल पे होते हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तो आपको मालूम होता है कि आपके स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है। तो पहले ही आप एक्टर से क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये है, ये है, ये है। और एक्टर्स को भी मालूम होता है भाई कि मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत बड़े हीरो हैं, गोविंदा साहब भी बहुत बड़े हीरो हैं और दोनों ही दिग्गज हैं। तो उनको मालूम है कि बैलेंस करके चलना है, ये कर रहा है और चल रहा है, तो उसमें कोई परेशानी मुझे आई नहीं। हाँ, परेशानी ऐसी कोई आई नहीं मुझे। आपने जैकी श्रॉफ साहब के साथ काम किया जाने जिगर में, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे, क्योंकि जब बहुत अच्छा था, बहुत नोन है और कहते हैं कि वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन है और काफी दिलदार आदमी है, तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मैं जैकी श्रॉफ के साथ मैं त्रिदेव में भी काम कर चुका था। वो उसमें डायलॉग डायरेक्टर था और चीफ भी था। तो जब जाने जिगर फिल्म लेके गए प्रोड्यूसर उनके पास कि हम लोग चाहते हैं आप करें, उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है? अरशद है। अरे फर्स्ट क्लास, अरशद बहुत अच्छा, अरशद बिल्कुल डन किया उन्होंने फौरन। और जब हम काम करते रहे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे एक्टर है, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने काम करना। हम लोग हंसते थे, बोलते थे, सीरियस सीन भी करते थे, रोने धोने का भी सीन करते थे, डिफिकल्ट सीन। और मैं कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं रिटेक करता था इमोशनल सीन्स में, और बोलते थे कि नहीं करो करो, बिल्कुल जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाए करते रहो। क्या बात है। तो बहुत अच्छा रहा और ऐसे लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड आज भी हम लोग जहाँ पे मिलते हैं, आज भी हम जहाँ मिलते हैं, जैकी साहब हो या मिथुन साहब, हम लोग बहुत अच्छे से, अरे क्या है, कहा क्या कर रहे हो, कहा बहुत सारी बातचीत हो जाती है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बात करते हैं हम पैरेलल सिनेमा की, जहाँ पे आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। फिर हम जाएंगे एक ऐसा सिनेमा जो अगेन काफ़ी पॉपुलर है, भोजपुरी फिल्म्स, और वहाँ पर भी आपने रवि किशन साहब, बहुत बड़ा नाम, और पवन सिंह, बहुत बड़ा नाम उस फिल्म इंडस्ट्री का। वो कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि अगेन बॉलीवुड में काम करके एकदम से वहाँ चले जाना और वहाँ पे भी दिग्गजों के साथ काम करना, कुछ फर्क दिखा कि सेम ही माहौल और सब कुछ सेम रहा? नहीं, देखिए, वो सब सीरियल इंडस्ट्री जो है ऊपर आ रही थी, लोग सीरियल देखना शुरू कर रहे थे, सीरियल बड़ा होता जा रहा था, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो मैं आपको बताऊं, हम और रवि किशन एक सीरियल कर रहे थे, हवाएं, और हवाएं बहुत हिट हुआ था सीरियल। टीआरपी बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि एक जिन और इंसान की लव स्टोरी थी, तो उसमें थ्रिल था, एक्शन था, रोमांस बहुत ज्यादा था। तो जब ये फिल्म अब तो बजा सजनम हमार की बातचीत चल रही थी, ये सायरा जी ने प्रोड्यूस किया था, सायरा बानो ने। अच्छा। जी, सायरा बानो ने प्रोड्यूस किया था। और वहां पे डायरेक्टर की बात आई, तो उनको लग रहा था कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर चाहिए जो बहुत बड़ी फिल्म बनाए। तो उन्होंने कहा भाई मैं एक डायरेक्टर को जानता हूँ जिन्होंने हिंदी फिल्म में काफी की हुई है, अरशद खान है और यूनुस परवेज साहब के बेटे हैं। तो चूंकि सायरा जी और दिलीप साहब दोनों जानते थे यूनुस परवेज साहब को, उनका उठना बैठना था, तो उन्होंने पूछा क्या क्या किया, तो उन्होंने बताया। फिर रवि किशन साहब ने कहा कि अरशद हम लोग कल चलते हैं, सायरा जी से मिलते हैं, हमारी बात हुई आपके लिए फिल्म के लिए। तो हम लोग गए और जाहिर सी बात है मैं चाहता था कि बिल्कुल ये फिल्म करूं जहाँ दिलीप साहब हो, जहाँ सायरा जी हो। इस तरह से साहब वहाँ मीटिंग हुई और दूसरे दिन जो है हम साइन हुए और फिल्म की शुरुआत हुई, जिसको बहुत इंजॉय किया काम में। शाम को दिलीप साहब सायरा जी आते थे, सेट पे बैठते थे, उनके साथ और उनके दोस्त सहबाब होते थे, 2 घंटा बैठते थे, इंजॉय करते थे, चले जाते थे। स्क्रिप्ट में सायरा जी बैठी, म्यूजिक में दिलीप साहब को भी सुनाया गया, सायरा जी बैठी। और जब फिल्म कंप्लीट हुई तो मैं बड़ा एक ये था कि भाई आज दिलीप साहब और सायरा जी फिल्म को देखेंगे। इतने बड़े दिलीप साहब का, इतने बड़े लीजेंड, और उनको कहते हैं ना कि एक्टिंग
मतलब ऐसा बहुत कम लोग ऐसे एक्टिंग करने वाले, ऐसे परफॉर्मेंस वाले, ऐसे जो मतलब आए हैं जिनकी शक्ल भी बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो, दुनिया की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो। जी तो और पढ़े लिखे इंसान भी बहुत थे। तो उन्होंने फिल्म जब हमने एडिट किया तो एडिट करके टेबल पे देखा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एंड मुझे कई जगहों पर रोना आया है। फिर जब म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक सारी चीज़ हो गई, जब उसका ट्रायल हुआ तो कुछ 100-150 लोग थे, तो उन्होंने बहुत तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तो इस तरह से वो फिल्म की शुरुआत हुई थी और वो अच्छी हिट भी हुई थी, फिल्म चली भी थी। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आपने जंग भी बनाई, जिसमें पवन सिंह हाँ, और मोनालिसा। जी जी, जन्म में एक्चुअली जो प्रोड्यूसर थे वो महुआ चैनल और अभय सिन्हा साहब थे। अभय सिन्हा साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी फिल्म में बिहार से। तो उन्होंने कहा हम लोग चाहते हैं तुम करो ये फिल्म। जी और महुआ चैनल, और चैनल भी होता है अभी, चैनल की बात। और अभय साहब जो है हमारे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे फादर के साथ बहुत उठना बैठना था, और जी फादर की डेथ हो गई थी, जी। तो वहीं पे मुलाकात भी हुई। वहां से फिर उस फिल्म को मैंने किया, जो वो भी हिट हुई थी फिल्म। क्या बात है सर। तो हमने हर जबान, मैंने जैसे बताया ना कि जमीर दियावत पंजाबी में सीरियल किया था, प्रीति सप्पू जी का सीरियल था, जी तो हर जबान में काम करना, जैसे प्रेमा तुझे रंग का मराठी सीरियल था, थ्रिलर था, एक्शन था, मैंने उसको भी किया। मैं वही आपसे अब अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हमारे रीजनल सिनेमा हैं अर्शद भाई, और आज इत्तेफाकी बात है कि हम आज बात कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली एक फिल्म जिसका नाम पुष्पा है वो यहाँ पर रिलीज हुई है पैन इंडिया के अंतर्गत। और एक बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट देखने को मिला कि वो फिल्म जो कि डब्ड है, और वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई राइट्स किसी भी बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने नहीं लिए हैं, और वो एक सुपर डुपर हिट हुई है इस समय पूरे इंडिया में। साउथ में फिल्म बनी, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में बात करें, और जो सेंटर्स हैं फिल्म्स के, जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में पिक्चर सुपर हिट हुई, OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई, उसके बाद भी लोग जाकर इसको देखते आए हैं हॉल के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है इस समय कि कुछ लोग रो रहे हैं, जो मैं भी फॉलो करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री को, कि यार अब हमारे हाथ से जो सोने की चिड़िया है वो निकलती जा रही है, क्योंकि पैन इंडिया के अंदर आप बस फिल्म को तो आपने डब किया और आपने रिलीज कर दिया। उससे पहले बाहुबली एक एग्जाम्पल था, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन आपको कहीं लगता है, पहला सवाल मेरा ये है कि ये फायदेमंद है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा उसके साथ सवाल ये है कि रीजनल सिनेमा को लाने के लिए इज इट नेसेसरी, इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सबको फायदा होगा इससे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो साउथ इंडियन मूवीज हो, चाहे हमारी भोजपुरी हो। अगर हम पैन इंडिया के अंदर बनाएं तो क्या पता ये एक बेटर प्रोडक्ट हमारे सामने आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं साउथ इंडियन फिल्म खुद भी बहुत देखता हूँ, और इसके जो एक्टर हैं, हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनको भी, उनकी फिल्में काफ़ी मैं देख चुका हूँ। बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। और हम इंडियंस जो है, हम चाहे वो साउथ हो, चाहे वो बंगाल हो, और चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो इमोशंस, वो रिस्पेक्ट माँ बाप के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो सारी चीज़ें एक ही हैं। जबान अलग अलग है। जबान जी। कहते हैं ना कि जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। क्या बात? तो वो सब चीजें एक ही हैं। और जब अच्छी फिल्म बनाते हैं, जो लोगों को लगता है, जैसे बाहुबली हम लोग देखने गए थे, यहाँ थिएटर में गए थे देखने के लिए, एक बार देखा था, वाह क्या बनाया है। दूसरी बार देखा, फिर बाहुबली 2 आई, उसको भी देखा। वो अभी भी टेलीविजन पे जब आती है, हम लोग सेटेलाइट पे हम लोग देखते रहते हैं उसको। तो ये फिल्म अच्छी बनी, लोगों को पसंद आई, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी हिट हुई। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस किया है। और एक अच्छी चीज है कि रीजनल सिनेमा, अच्छा वो रीजनल सिनेमा कहने के लिए साहब, वहाँ के जिस पैमाने पे वो बनाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, तो किसी हिंदी फिल्म से कम में नहीं बनाते हो, बहुत बड़े पैमाने में बनाते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों को आप खींच के लाइए, जबान कोई भी हो, आप डब करिए, लेकिन लोग तो पहचानते हैं, देखते ही है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से 350-400 करोड़ का बिजनेस अभी तक कर लिया है इस फिल्म ने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात। वहाँ का जो रीजनल सिनेमा है वो अब बॉलीवुड में भी धमाका कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपकी ज़बान की बात करी, पंजाबी फिल्म हो या अपनी भोजपुरी फिल्म हो,
मतलब कि कभी ऐसा आया किसी सीन में कि जहाँ पर कई डायलेक्ट्स ऐसे होते हैं कि समझना मुश्किल होता है, स्पेशली अगर हम पंजाबी की बात करें, कुछ पंजाबी के वर्ड्स या कुछ ऐसे डायलॉग्स जहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आप कैसे कोप अप करते हैं? क्योंकि अगेन हम किसी इवन दिल्ली की बात करें, वो लोग मैं भी दिल्ली से हूँ, कभी मैं खुद एक सिख फैमिली से हूँ, लेकिन कई बार कुछ पंजाबी डायलेक्ट ऐसे होते हैं या भोजपुरी डायलेक्ट ऐसे होते हैं जो समझना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आप कैसे इसको कोप अप करते हैं सर? तब देखिए, जहाँ तक पंजाबी है, हमने वही कहा ना कि सबके इमोशंस, सबके एक तौर तरीका रहने का थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी सब चीजें एक है। कभी कभी डायलॉग समझ में नहीं आता तो सीन समझ में आता है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या सीन है, समझिए आप लोग, तो इस तरह निकल जाती है चीजें। और पंजाबी का तो हम लोग इसके हमारे जो जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने सीखा वो पंजाबी लोग थे। जो पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट की वो पंजाबी प्रोड्यूसर थे, जो दूसरी फिल्म मैंने डायरेक्ट की विमल कुमार वो पंजाबी थे, जो तीसरी फिल्म की वही पंजाबी थे। तो ऐसा नहीं है, तो पंजाबी तो हम लोग सीखते रहे शुरू से ही। और जहाँ तक भोजपुरी का, चूंकि मैं बनारस से मेरी स्कूलिंग है, वहाँ का रहने वाला, तो भोजपुरी भी आती है, तो पंजाबी और भोजपुरी में तो कोई प्रॉब्लम। महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो थोड़ी सी मराठी भी आती है मुझे। तो मुझे लगता है कि सीन्स तो समझ में आ ही जाता है, अगर ज्यादा कुछ ना भी हो कि साहब अगर ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ में आता है कि सीन कह क्या रहा है, कहना चाहते हैं। तो अगर 50% भी आपको समझ में आया तो बहुत ज्यादा है, समझ सकते हैं आप। क्या बात है। अब हम तीसरे एस्पेक्ट में आते हैं अर्शद साहब। OTT प्लेटफॉर्म इस समय बहुत जोरों पे है और लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा पैरेलल हम बात करते हैं टीवी की। टीवी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटरटेनमेंट का हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर, और आप भी बहुत सारे सीरियल ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हम और कोरोना ने, आपने देखा होगा, इस समय सिनेमा हॉल बंद करा दिए, तो लोगों का रुझान कम हो गया कि यार ठीक है, OTT पे देख लेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि OTT प्लेटफॉर्म आने से कहीं आपको लगता है बड़े पर्दे की जो एक चमक दमक है, जो एक मजा है, वो कहीं खत्म हो जाएगा? ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पुष्पा तो सुपर ऊपर हिट, लोग गए OTT के बावजूद गए, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं, जो OTT सिनेमा हॉल से मत जाइए, कोरोना का फैक्टर है, ये है वो है। आपको क्या लगता है वो फेज आउट हो रहा है और सिनेमा दोबारा से वापस आ रहा है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। आप देखिए, जैसे कोरोना थोड़ा सा कम हुआ और पहली फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई थिएटर में, अक्षय कुमार साहब की, सुपर हिट हुई, ऑल ओवर सुपर हिट हुई, बहुत अच्छा बिजनेस किया। OTT प्लेटफॉर्म क्या है सर कि मेट्रोस में और जो लोग देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं, बट आप कुछ भी कर लो, जो बिग थिएटर, हालांकि OTT प्लेटफॉर्म की जो फिल्में मैंने भी देखी बहुत बड़े पैमाने में बन रही है, वो किसी थिएटर वाले से कम नहीं है, मेकिंग में सब बहुत बड़ी बन रही है, लेकिन जो स्क्रीन है और जो थिएटर का स्क्रीन है उसमें बहुत फर्क है। तो वो थिएटर OTT चलता रहेगा, वो भी बहुत अच्छा है, लोग देख रहे हैं, घरों में बैठ के देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, फिल्मों पे, अपना फोन पे देख रहे हैं, लेकिन थिएटर नहीं खत्म होगा, ना सीरियल खत्म होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम लोग यूपी जाते हैं या बिहार जाते हैं, तो आज भी वहाँ जो छोटे शहर हैं, गांव देहात है, वहाँ सीरियल देखा ही जाता है। वो OTT नहीं देख पाते वो लोग। OTT वहाँ पे और समझ है कि 5% लोग देख पाते होंगे, बाकी लोग सीरियल देखते हैं, बाकी लोग थिएटर का इंतजार करते हैं। तो मेरे ख्याल से सीरियल भी चलता रहेगा। और थिएटर तो आप देखिए, आप हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, वहां तो कब से आया हुआ है OTT, लेकिन लोग चल रही है, हॉलीवुड के एक्टर्स चल रहे हैं और हॉलीवुड की फिल्में बन रही है जो थिएटर में रिलीज हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक और एडिशन हो गया है हमारे फिल्मों की, अच्छी चीज हो गई है। बहुत से एक्टर्स को इसमें भी काम मिल रहा है, बट चलेगा, सब कुछ चलता रहेगा कि OTT भी चलता रहेगा, बिल्कुल लोग देखना चाहेंगे, हम भी देखते हैं, और थिएटर में भी हम जाके देखना चाहते हैं। थिएटर का एक मजा है कि एम्बियंस, कि चलो यार घर से निकले, बैठे बीवी के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी दोस्तों के साथ बैठे, एक अलग मजा है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और 3-4 घंटे टाइम पास करके चले आ रहे हैं। इस भाग-दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसमें। अच्छा साहब, हमारे ना दिल्ली में एक छोटा सा, जब मैं छोटा था तो हमारे वहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था, थिएटर अल्पना, आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा दिल की बात। तो वहाँ पर जब भी फिल्म लगती थी तो अल्पना में एक वहाँ पर बर्गर मिलता था, वेज बर्गर, बहुत ही स्वाद, मतलब कि, और हम बच्चों का मेन पहला ये होता था, पिक्चर कोई भी लगी हो, मैं ले जाऊँ, बर्गर खाना है। ऐसे तो जान सकते आप अंदर कैंटीन में कैसे मिलेगा आपको,
बर्गर, जब तक आप फिल्म ना देख रहे हो। तो हम लोग हाँ हाँ। पापा मम्मी जान खाते थे कि नहीं आप हमें ना बस कहते तो पिक्चर बहुत देखते हो। मैं कहती पिक्चर नहीं देखनी, मुझे वो बर्गर खाना है, तो इसलिए आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जाओ ताकि मैं वो बर्गर खा सकूं। तो एक अपना मजा था, आपने बिल्कुल सही कहा, फैमिली के साथ जाकर आप बैठे और जी उसको जी जी एंजॉय जी। करें, उसका मजा अपना है। सब आप घरों में बैठ के देखते रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो आप देखिए ना कोरोना में ही आदमी बैठा रहा, घरों में बैठा रहा, तो आदमी परेशान हो जाता है, उसको बाहर निकलना होता है। जी तो जी थिएटर में ऐसे ही है कि जब थिएटर में आप जाते हैं तो एक अलग एम्बियंस होती है, जगह जो आप ड्राइव करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की चीज़ों लेकर खाते हैं, कुछ बाहर के भी खाने होना चाहिए, हर वक्त घर ही का खाना नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं कि मतलब तुम जैसे समोसे हम लोग लेते हैं खाते हैं, पॉपकॉर्न लेके खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो एक अलग इंजॉयमेंट होता अलग ही है। मजा होता है। हाँ तो हाँ बिल्कुल, थिएटर ना साहब बात। अर्शद साहब, एक बात आपसे मैं और शेयर करना चाहूँगा। इतने दिनों से आपसे बात हो रही थी तो कुछ पुरानी बातें याद आई। तो मेरे दादा दादी थे जब फिल्म दीवार आई, तो हम छोटे हुआ करते थे, तो जब हमने देखा तो उसमें बाद में ना वीसीआर पे देख रहे थे एक दिन, तो दादा दादी के साथ बैठे हुए थे। तो यूनिस साहब का एक सीन है जहाँ पर वो अमिताभ बच्चन साहब को कहते हैं कि यहाँ से मत जाओ, पीछे चले जाओ, वो गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो लड़ाई हो जाती है। तो जो मेरे दादा दादी मुझे बोले, देखा अगर तुम बुजुर्गों की बात नहीं सुनोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ, लड़ाई करोगे। मजा आया साहब, ये बात सुन के अच्छा लगा। ये बात तो बुजुर्गों की बात नहीं सुने, देखो लड़ाई हुई ना, सुन ली होती तो लड़ाई नहीं होती। साहब ने बोला था आपको कि बेटा वहां से मत जाओ, वो चला गया। ये इनका साहब वो इसको कहते हैं सीधापन, सादगी। ये है उनकी सादगी। हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्ग जो है, उनकी सादगी है। जी जी जबकि ये फिल्म है, सिनेमा है, उसको ऑडियंस ने एंजॉय किया के साथ, मतलब लड़ाई हुई और हीरो जो है उनको मार के गिराया, ये लोग इतने लोगों को परेशान कर रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, बट उनकी सादगी है, उसका ये एक मजा अलग है। और ना पापा को भी मेरे दादा बोलते थे, देखा बुजुर्गों की बात वो उन साहब ने बोला, वो देखो सीन को बार बार चलाते थे कि देखो देखो वो बोल रहे हैं उनको कि मत जाओ बाहर, तुम्हारा साथ ठीक नहीं होगा। अब वो एक्चुअली यूनिस साहब इस तरह से लोगों के दिल में थे कि बुजुर्ग हैं, वो बात कह रहे हैं, सुनते क्यों नहीं हो भाई, सुन लो उनकी बात। तो मुझे वो किस्सा याद आया, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं कि यूनिस साहब किस तरह एक्चुअली क्या है, वो आपके दादाजी, आपके पेरेंट्स ये चाहते थे कि हमारी बात मानो, शरारतें छोड़ दो, जो हम कहें उस रास्ते पे चलो। तो वो इनडायरेक्ट एक आपको मैसेज दे रहे थे वो। और ये हम सबको होता रहता है, हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है कि मानना चाहिए, कहना मानना, हम जो कह रहे हो सही है। और ये सही है था, माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही कहेंगे। और इस समय मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिस साहब का वो एक जो रूप उस समय और उसका जो किरदार उस समय हमारे साथ जी जी था, वो ऐसा बुजुर्ग कि यार देखो तुम्हें अच्छी बातें बता रहे हैं तो बातें सुना करो। लेकिन अगेन आगे बढ़ते हुए अब उनको आपने त्रिशूल दिखा दिया होता तो त्रिशूल में भंडारी सेठ जो है नेगेटिव कैरेक्टर, तो कहते हैं ये वो बुढ़े हुए जो ये काम कर रहे हैं, बड़े गलत निकले आदमी, ऐसा नहीं करना तुम कभी। नहीं वो हमें दिखाएंगे नहीं ना, वो नहीं दिखाएंगे हमें। जी जी, जो सही बात बोल रहे हैं बस वही दिखाइए। नहीं, बुजुर्गों की बात अलग है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब लास्ट में आपसे, हमारे पास 5 मिनट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके भी बच्चे हैं और एज अ डायरेक्टर आप फिल्मों में हैं, 2 एस्पेक्ट यहाँ पर, एक दोनों चीजें थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक जब आप फिल्मों के पर्दे के पीछे हैं और आप बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, सीन बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? थिएटर एक बहुत बड़ी चीज़ है, थिएटर एक आपको सिखाता है और कुछ फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ वो बच्चे जुड़े या वो एक्टर्स जुड़े, वो एस्पायरिंग लोग जुड़े जो सीख के आए हुए हैं या ग्रैंडफादर हैं? आप ये क्या कहना चाहेंगे? और उनकी जो एक लाइफ का स्पैन होगा उस इंडस्ट्री में, जो भी इस समुद्र में कूदेगा, कौन ज़्यादा देर तक तैर पाएगा? वो लोग जो सीख के आए हैं या अपने बस ग्रैंडफादर वे से या पैसे के बल पर वहां पर आए? देखिए साहब, पैसे के बल पे अगर कोई आ जाता है या फिल्म बना भी लेता है तो वो फिल्म में अगर अच्छा काम नहीं कर पाता है तो नहीं चल पाता है। आपके पास पीछे मिसालें, हम लोग नाम नहीं लेंगे, तो वो कोई जरूरी नहीं है। जो सीखना है, सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, एक्टिंग के लिए भी, एक्टिंग के लिए आप जब लेते हो, इसको देखते हो, 10 बार पढ़ते हो, मेरा कैरेक्टर क्या है,
मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ, कैसे मुझे बोलना है या क्या करना है। तो जो कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज ज़बान भी आपको आनी चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस जो आपको आता है बात करने में, और किसी भी एक्टर के सामने आप खड़े होते हैं तो लगता है एक बड़े एक्टर के सामने भी खड़े होकर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन वगैरह तो ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको टेक्निक भी सीखना होता है, वरना शॉट्स इधर से उधर हो जाएंगे, गलत हो सकता है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। आप थिएटर से आएंगे तो ऐसे थिएटर वाले बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर के ज़्यादातर तो लोग हमने देखा अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको सीखने की जरूरत नहीं, वो थिएटर करके ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो करिए और उस वहाँ सीखिए, थिएटर जाइए, देखिए, फिल्में देखिए, जो आपको रोल मिले उस पर कंसंट्रेट करिए, पढ़िए, उस सीन को 10 बार पढ़िए कि मैं कहाँ कहाँ क्या कर सकता हूँ। मैं जब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता तो लोग पढ़ते थे, मार्किंग करते रहते थे कि यहाँ से ये बोलूंगा, यहाँ रुक जाऊंगा, यहाँ पॉज दूंगा, पॉज देके यहाँ तक के सीन को उठाऊंगा। ये बहुत काम करता है, ये बहुत काम करता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। आज जब मैं सीरियल कर रहा हूँ या फिल्में कर रहा हूँ तो आज ऊपर वाले के पास से मैं साहब इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही। और डिस्कशन होते रहते हैं, कभी इनसे डिस्कशन, कभी राइटर से, कभी आर्टिस्ट से भी डिस्कशन होता है। बट जब आप काम कर रहे होते हो तो आर्टिस्ट भी ज्यादा आपको छेड़ता नहीं है, तो मालूम है कि काम अच्छा कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीख के आ पाए। सीख के आएंगे सब कोई आपको हाथों हाथ लेगा। क्या बात है अरशद साहब, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ अच्छा हमें सुनने को मिला, और एक कॉन्फिडेंस का जो आपने बात करी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो भी इस प्रोग्राम को सुनेगा वो स्पेशली वो इंस्पायरिंग एक्टर्स या वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा बेटा भी उनमें से एक है जो भी आर्ट्स सीख रहा है इस समय, और बहुत अच्छी बात है। तो आप इतने कॉन्फिडेंट खुद है, आप इतने कॉन्फिडेंटली बात करता है, इतना आपने काम किया हुआ है कि जाहिर है बहुत अच्छा ही निकलेगा वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, और आगे भी हम बात करते रहेंगे और जरूर मिलेंगे। आप जब यहाँ आए या मैं वहाँ हूँ तो हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जरूर अरशद साहब, और मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि आपने जो बात करी अभी, और अगेन वहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं दिल की बात करता हूँ और आपने दिल से आंसर दिए। अब वो एक फैक्टर है, क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट पे बात करते हैं हमेशा बात ऐसा लगता है कि नपी तुली बात हो रही है और नपी तुली हाँ बिल्कुल, और आपने दिल से बोला, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम अगर दिल की बात करते हैं तो वो इंसान के दिमाग में जाती है, चित्र जाती है। ये मेरा मानना है और उसी पे मैं कंसिडर करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने के लिए, इतने बड़े इंसान से बात करने के लिए, इतने बड़े डायरेक्टर से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे आप और फिल्में बनाएं और सीरियल्स बनाएं हमारे लिए, आप और एंटरटेनमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको आगे। जी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, अभी कुछ है प्रोग्राम चल रहे हैं और मैं शुरू करूंगा तो बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा आपको। जरूर, आप हमें याद रखिए, हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल जहाँ भी दुनिया में देखा जाता है, हम जरूर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके वर्ड्स को आगे लेकर जाएंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे सर। तो ये थे हमारे अरशद खान साहब, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग फिल्म्स हमारे लिए बनाई हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको आज की बातचीत अच्छी लगी होगी। अगेन हमारा मेन मकसद ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ना है जो हमारे लिए ये जो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है वो लेके आते हैं, और हमारे को इतनी अच्छी फिल्म्स या सीरियल्स हमारे लिए बनाते हैं। वो लोग जो जुड़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के साथ, जैसे अरशद साहब ने कहा कि मेन है सीखिए काम को और फिर यहाँ पर आइए। जो भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं प्लीज़ ये ध्यान के रख के चलिए कि ये एक ट्रेन है और आप डब्बे में बैठे हैं और स्टेशन का इंतज़ार है, तो ज़रूर आप ट्रेन मत छोड़िए और जितना हो सकता है आप इस ट्रेन का मज़ा लें और मस्ती करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, मोर इन्फॉर्मेशन के साथ। आप खुश रहें, मस्त रहें। हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद सब लोगों को इकट्ठा करना, सब लोगों को जोड़ना और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना है, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टीवी एंड प्रोग्राम आपकी आवाज़। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित बराड़ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।